all are welcome here on the platform of MG online classes. Today we are going to start our fourth chapter from the book Flamingo, and the title of the chapter is just before you, just you can see it, The Last Lesson by Alphonse Daudet. First of all, I want to tell you something about Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which took place in 1870-71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे बच्चों। ये जो द लास्ट लेसन चैप्टर है, इसको अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, जो कि फ्रांस के बहुत बड़े उपन्यासकार और कथाकार हैं और कथाकार रहे हैं। ये इस कहानी में जो द लास्ट लेसन चैप्टर है, इसमें इन्होंने फ्रांस और प्रशियन वार को, प्रशिया के बारे में आप ये जान लें, इसको प्रशिया बोलते हैं, पर्सिया बोलते हैं। तो इसको फ्रांस और प्रशिया के बीच जो 1870-71 की जो लड़ाई हुई, ये युद्ध 1 साल तक चला। हिस्ट्री को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि अटैक तो पहले फ्रांस ने ही किया था, लेकिन इस युद्ध में प्रशिया धीरे धीरे हावी हुआ और फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ। प्रशिया की सेना बिस्मार्क के प्रतिनिधित्व में यह युद्ध की, और उस समय प्रशिया के अंदर जो नेशंस थे, जो राष्ट्र थे, उसमें जर्मनी था, पोलैंड था और कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के भी थे। इस युद्ध का प्रतिफल ये हुआ कि फ्रांस के ऊपर कुछ हर्जाने के रूप में धन जो है इम्पोज किया गया कि फ्रांस जो है प्रशिया को वो निश्चित राशि देगा, और जब तक वह राशि पूरी नहीं हो जाएगी तब तक जो फ्रांस के 2 परिक्षेत्र थे, एल्सेस और लोराइन, ये दोनों जो है प्रशिया के हाथों में रहेंगे। अब ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस और लोराइन, ये क्षेत्र जो है प्रशियन आर्मी के अंडर में आ गए हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल के जीवन पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, और अब जो फ्रांस के शिक्षक हैं वो अब इस विद्यालयों को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ अब जर्मनी की भाषा पढ़ाई जाएगी, और इसलिए फ्रांस के जो शिक्षक हैं अब वो आज अपना लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, और उस शिक्षक का नाम है एम हैमेल। अभी हम लोग स्टोरी में आगे देखेंगे। वो ये लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं, और अल्फोंस डॉडेट एक स्टूडेंट के रूप में जब क्लासरूम में प्रवेश करते हैं तो उनको क्या अनुभूति होती है, क्या महसूस करते हैं वो आज अपने फ्रांस भाषा के प्रति, अपने इस लेसन के प्रति उनको क्या फील होता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में बड़ी ही विस्तृत रूप में अल्फोंस डॉडेट ने दिया है। आइए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel has said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. देखें, I started for school very late. On that particular day, Alphonse Daudet started
फॉर स्कूल वेरी लेट। उस दिन जो राइटर थे अल्फांस डाउडेट, ये स्कूल के लिए बड़ी देर से चले और वाज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड का मतलब फियर होता है, और उस दिन उनको बहुत ज़्यादा भय लग रहा था। किस बात का? ऑफ अ स्कोल्डिंग। ऑफ अ स्कोल्डिंग किसका? स्कोल्ड। स्कोल्ड मन होता है रिब्यूक, डांटना, फटकारना। और चूँकि स्कूल के लिए देर से निकले थे, देर होना स्वाभाविक था, इसलिए इनको बड़ा भय लग रहा था कि आज टीचर के द्वारा उनको स्कोल्ड किया जाएगा, उनको डांटा फटकारा जाएगा। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैज़ सेड, ऐसा इसलिए क्योंकि विशेष रूप से ये भय इस वजह से था कि जो टीचर एम हैमेल थे उन्होंने कहा था कि वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो पार्टिसिपल पर, जिसको हिंदी में आप कृदंत कहते हैं, पार्टिसिपल के बारे में आप सिंथेसिस में पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में कि पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती है। इसको फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है। तो उस दिन एम हैमेल पार्टिसिपल से ही संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और पार्टिसिपल को लेकर के लेखक की जानकारी बिल्कुल नगण्य है, और इसलिए इसको विशेष रूप से भय लग रहा था। एक तो विलंब हुआ था, दूसरा पार्टिसिपल पर जो क्वेश्चंस होने थे उसके बारे में राइटर कह रहा है कि एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। उसका जो प्रथमाक्षर है, प्रथम शब्द है, वो भी मुझको पता नहीं था। थोड़ा सा आगे बढ़ें। इस पैराग्राफ के पूरे होने के बाद हम लोग फिर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक क्षण के लिए लेखक ये सोचता है कि क्यों ना मैं भाग ही जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बेहतर होता कि अपना दिन मैं स्पेंड कर दूं, बिता दूं। कहाँ? बाहर। स्कूल जाऊं ही ना और भाग जाऊं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, और दिन भी उस दिन काफ़ी शानदार था, बेहतर था, वार्म था, ब्राइट था। द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड्स थीं, दिन गर्म और खुशनुमा था, और जो बर्ड्स थीं, पक्षियाँ थीं, वो जंगल के किनारे पर, बिल्कुल एज पर, EDGE, एज, एज मने वर्ज होता है किनारा, और वुड लकड़ी होती है, लेकिन जब वुड्स आगे एस रहेगा तो उसका अर्थ जंगल हो जाएगा। तो वो जंगलों के किनारे बिल्कुल डालियों पर चहचहा रही थीं। और एंड 10 ही ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और आरा मशीन के पीछे जो ओपन फील्ड थे, खुले खेत थे, उसमें प्रशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, वो अपना अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग, टेम्प्ट का मतलब होता है लुभावना, लालच। आप यहाँ राइटर को देख रहे हैं कि राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दिन का खुशनुमापन था, जो पक्षियों की चहचहाहट थी, ये इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किए हैं और कह रहे हैं कि ये सारा कुछ ज़्यादा लुभावना लग रहा था दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। किसके? जो पार्टिसिपल्स के रूल पूछे जाने वाले थे विद्यालय में, उसकी तुलना में आज का दिन, पक्षियों का चहचहाना, ये उनको ज़्यादा टेम्प्ट कर रहा था, ये उनको ज़्यादा अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था। लेकिन आगे देखिए एडवर्जेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके और बात के और इस भावना के विरुद्ध राइटर क्या लिख रहा है कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन मुझ में रेसिस्ट का मतलब होता है अपोज, विरोध करना। लेकिन मुझे इन सारी जो लुभावनी परिदृश्य मेरे मस्तिष्क में आ रही थी, पक्षियों का चहचहाना या जो दिन का खुशनुमा होना, इनके विरुद्ध मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ था, इतनी क्षमता थी, इतनी ऊर्जा थी कि मैं अपने आप को रोक सकूं, और इसलिए मैं अपने आप को इन चीज़ों को करने से रेसिस्ट किया, रोका, मना किया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ तेज़ी से मैं निकल पड़ा, मैं तेज़ी से चल पड़ा। मीन्स हियर इन दिस पैराग्राफ राइटर वांट्स टू से दैट ही स्टार्टेड his just school very late on that morning, and he was much afraid because just of a scolding by his teacher M. Hamel,
and just which was more uh, hesitating for him because Mr. Hamel had to ask questions on participle and writer was unknown to all these. For a moment, an idea came into his mind just to run away and not to go to school. And the day and the weather was also very charming and attractive. The birds were chirping on the edge of the at the edge of the woods, and Prussian soldiers were drilling. They were drilling there, but a writer refused to do anything else. He decided not to run away from the school, but he went directly to his school. What happened after this? Just we will see in the next paragraph. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब आगे कह रहा कि जब मैं कस्बे के जो हॉल से, जो टाउन हॉल है, उसके पास से जब गुजरा तो वहाँ जो बुलेटिन बोर्ड थी, जिसको आप विज्ञप्ति पटल के रूप में जानते हैं, जो बुलेटिन बोर्ड थी जिस पर खबरें छपती थी, उसके सामने देखा कि देयर वाज अ क्राउड. वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. और राइटर ये कह रहा कि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी की सारी जो बैड न्यूज़ थी वो हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी. जो भी बैड न्यूज़ आती थी कि युद्ध में आज फ्रेंच आर्मी के कितने सैनिक मारे गए, कितनी हानि हुई, ये सारे जितने भी बैड न्यूज़ थे, चूँकि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर ये सारी चीज़ें छपती थीं, और इसलिए राइटर ये कह रहा कि सारे बैड न्यूज़ वहीं से आते थे. जैसे द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कि जो हारी गई लड़ाइयाँ थी, या जो ड्राफ्ट था सैनिकों का खदेड़ा जाना, या द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, या कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स हुआ करते थे, आदेश हुआ करते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. और इसलिए राइटर डिसाइडेड नॉट टू स्टे देयर एट ऑल, जस्ट बिकॉज ही वॉज नोन टू ऑल द न्यूज़ just that used to publish there on the bulletin board, and that's why he decided not to stay there just for a moment. This is why then as hurried by as fast as I could go, और इसलिए जितना फास्ट हो सका उतना फास्ट वो वहाँ से चला. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. और उसी समय जो है राइटर ये कह रहा है कि उसे ऐसा लगा कि अब यहाँ क्या ख़ास बात हो सकती है, और इसलिए जय ही वो वहाँ से जितना तेज़ हो सका उतना तेज़ चला, तो जो लोहार था, वास्टर, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ, अप्रेंटिस के साथ विज्ञप्ति को, वो बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहा था, पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, वो पीछे से आवाज़ दिया और कहा डोंट गो सो फास्ट, वो इतनी तेज़ी से मत जाओ, वो बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम्हारे स्कूल जाने में अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, बहुत सारा समय बचा हुआ है, इतनी जल्दी मत जाओ. अब आगे राइटर कह रहा है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और इसलिए रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और इसलिए राइटर ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफते हुए, हाँ, मैं एम हेमल के छोटे बागीचे में पहुंचा, यानी जहाँ स्कूल लगता था वहाँ राइटर पहुंचा. और पहुंचने के बाद देखें, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, यूजुअली मतलब जनरली, सामान्यतया, आम तौर पर या जनरली, जब इट वाज यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बशल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट.
इतना ज़्यादा बशलिंग होती थी वहाँ पे, इतना ज़्यादा शोर शराबा होता था कि बाहर जो है गली तक सुना जा सकता था। कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्कों का खुलना और बंद होना। इसी तरह से विच द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, जो लेसन्स होते थे अच्छी तरह से समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर तेज आवाज़ में पाठों को जो बच्चे एक सुर में जैसे पढ़ते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, वेरी लाउड, बहुत ही तेज़ गति से, तेज़ आवाज़ में, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, बिल्कुल अपने कानों पर अपने हाथों को लगा करके, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि सही ढंग से क्या हो सके, समझ आ सके, दूसरे की आवाज़ न जा सके अपने कानों में और बच्चा अपने आप को कंसंट्रेट कर सके अपने चैप्टर्स पे। इसलिए बच्चे अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रख के तेज़ तेज़ आवाज़ में जो चैप्टर्स को पढ़ते थे वो सब कुछ गली में सुना जा सकता था। लेकिन एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और इसके अलावा मेज़ पर जो टेबल पर टीचर थे, अध्यापक थे, वो अपनी बड़ी छड़ी जब खड़खड़ाते हुए बच्चों का अटेंशन पाने के लिए जब उस पर वो खड़खड़ाते थे, रैपिंग करते थे, जब पटकते थे, ये सारी चीज़ें गली में सुनी जाती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ये सब कुछ सो स्टिल, इतना शांत था, बहुत ही शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैंने विदाउट बींग सीन, बिना देखे जाते हुए अपने स्थान तक जाने के लिए जो है अपना ध्यान एकाग्रचित किया। और बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज उस दिन हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह शांत होती है जब स्कूल में कोई नहीं होता है, वैसी शांति थी। मतलब आज का जो क्लास था दैट वाज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स डे, वो अन्य दिनों से बिल्कुल ही क्या था, अलग था, क्योंकि यूजुअली दे आर यूज टू बी सो मच लाउड ऑल अराउंड, बट टुडे एवरीथिंग वाज calm एंड साइलेंट। आज सब कुछ शांत था। आगे कह रहे हैं कि थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़कियों से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब के सब अपनी जगह पे पहले से ही व्यवस्थित थे, एंड एम हैमेल, और जो टीचर थे एम हैमेल, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाह के नीचे उस भयानक लोहे की छड़ी को रखकर और वॉकिंग, बिल्कुल चहलकदमी कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे दरवाज़ा, आई हैड टू ओपन, हैड टू पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, ना था, नी थी, ने थे, के वाक्य हैड टू से बनते हैं, और इसलिए आई हैड टू ओपन, मुझे दरवाज़ा खोलना था और क्या करना था, एंड गो इन, और अंदर जाना था, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने ही जाना था। यू कैन इमेजिन, और राइटर ये कह रहा है इमेजिन, इमेजिन मैंने होता है जस्ट टू सपोज, कल्पना करना, कि आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड, ब्लस्ड का मतलब बिल्कुल शाई होता है, शर्माया हुआ, कि मुझे कितना ज़्यादा ब्लशिंग, मुझे कितना ज़्यादा शर्म आ रहा था, और हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि क्लास में शोर रहती तो ये बड़े आराम से अपना जाके अपनी जगह पर बैठ जाते, चूँकि आज बिल्कुल देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, एंड दैट्स वाई इट वाज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज एनी जस्ट वन इफ़ ही एंटर्स, अगर कोई भी जाता है क्लास के अंदर तो उसको पहचान लेना बहुत ही आसान था, बिकॉज द अटेंशन ऑफ एवरी वन जस्ट वुड बी देयर ऑन द पर्सन एंटरिंग द क्लास, जो भी बच्चा क्लास में प्रवेश करता उस पर सारे लोगों का ध्यान जाता, और इसलिए लेखक बड़ा ही फ्राइटेंड था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कह रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और एम हैमेल सॉ मी, मिस्टर एम हैमेल जो है राइटर को देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी ही दयालुतापूर्वक, बड़ी ही इमोशन के साथ उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच,
नन्हे फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। और वी वे आर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने जा रहे थे। क्योंकि आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, विलम्ब के आने के कारण न डांट पड़ी न फटकार पड़ी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और एम हेमेल ने बड़ा ही सामान्य तरीके से और बड़ी ही दयालुता के साथ कहा कि छोटे फ्रेंड्स, जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने जा रहे थे। मीन्स इट वाज सो सरप्राइजिंग, बड़ा ही आश्चर्यजनक था सब कुछ। उसे नहीं पता था, राइटर को ये पता नहीं था कि आज का लेसन जो होगा वो द लास्ट लेसन होगा। और द लास्ट लेसन होने के कारण, ये आज अंतिम क्लास होने के कारण एम हेमेल बड़ी ही भावुक मुद्रा में थे और अल्फोंस ड्योडेट को उन्होंने आराम से जाकर के सीट पर बैठने को कहा। आगे आप देखें, राइटर कह रहे हैं कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच के ऊपर से जंप किया एंड सैट डाउन, और अपने डेस्क पर जाकर क्या हुआ, बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. आज की ड्रेस तो टीचर की बड़ी ही डिफरेंट थी। वो यूजुअली ऐसे ड्रेस कुछ निश्चित समय पर ही पहनते थे। आइए देखते हैं कब पहनते थे। और राइटर कह रहा है कि मैं जाके डेस्क पर बैठ गया, उस समय तक जब तक मैं अपने भय पर थोड़ा सा काबू पाता, उस समय तक, जब तक, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट माने भय, तो जब तक मैं अपने फ्राइट पर काबू पाता, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तभी मैंने ये देखा कि हमारे अध्यापक जो हैं आज सुंदर हरा कोट और देखें हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। आज तो बड़ी ही अजीब अपनी झालरदार कमीज, छोटी काली रेशमी टोपी, ये सब पहने हुए थे और ये सब की सब एम्ब्रॉयडर्ड थी, कढ़ाईदार थी। और ये ड्रेसेस उनके कब हुआ करते थे, दैट ही नेवर वोर, वो ऐसे ड्रेस कभी पहनते नहीं थे, एक्सेप्ट सिवाय किसके, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। बस दो ही ऐसे डेज थे जब वो इस तरह के ड्रेस में आते थे कॉलेज में। और वो कौन से डेज थे, जब इंस्पेक्शन होता था, जब निरीक्षण होता था, या प्राइज डे होता था, पुरस्कार वितरण का दिन होता था, तभी ऐसे ड्रेस में वो आते थे। इसके अलावा जो है, बिसाइड्स इसके अलावा, द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोlemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty। और इसके अलावा सारा स्कूल बड़ा अजीब और गंभीर जान पड़ रहा था, क्योंकि बिल्कुल कहीं भी कोई शोर शराबा चहल पहल नहीं थी। लेकिन आगे राइटर ये बता रहे हैं कि द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, वो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज मी मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा चकित की, वो क्या थी, वॉज टू सी, वो ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैक बेंचेस थे, जो पीछे की बेंचेस थी, जो हमेशा क्या रहती थी, एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक और सेल्फ्स, वहाँ उन जगहों पर जो बैक बेंचेस थे, उन जगहों पर उन्होंने ये पाया कि जो गांव के लोग थे वो बड़े ही शांत रूप में बैठे थे, बड़े ही शांत भाव से बैठे थे। अब सिटिंग क्वाइटली लाइक ओल्ड हाउस एयर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। अब यहाँ वो राइटर किन लोगों को देख रहा है बैठे हुए, जो ओल्ड होशर था, वो अपने जो है 3 कॉर्नर्ड कैप के साथ तिकोने टोप को पहने हुए, जो पूर्व महापौर थे, मेयर थे,
जो डाकपाल थे और इसके अलावा दूसरे अन्य व्यक्ति बड़ी शांति से इन बच्चों की तरह ही बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। हर व्यक्ति बड़ा ही उदास दिखाई दे रहा था, बहुत ही उदास। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज। और जो होसर अपनी प्रथम वर्णबोध की पुस्तक लाया था, जिसे वह किनारों पर से बड़ा ही बेकार तरीके से पकड़ा था, हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वह बड़े चश्मे से देखते हुए उस पुस्तक को अपनी नीज पे, घुटने पे खोल रखा था, उन पेजेस को। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब बातों को देखकर वंडर कर रहा था, मैं बिल्कुल सरप्राइज कर रहा था, मैं बड़ा ही हैरान हो रहा था, तो एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर। तो एम हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव सीरियसनेस को कहते हैं, और उसी जेंटल टोन, जेंटल माने सौम्य, टोन जो है वो लय को कहते हैं, उन्होंने उसी गंभीर और बड़े ही सौम्य लय में जो है विच ही हैड यूज टू मी, जिसमें वह मुझसे बातें किया करते थे, सेड बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। जो मैं आज तुम्हें सिखा रहा हूँ, दिस इज़ द लास्ट लेसन। ये आज अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ है। क्योंकि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लोराइन। क्योंकि उन्होंने बताया कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सस और लॉरेन के विद्यालयों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए, क्योंकि अब ये डिस्ट्रिक्ट जर्मनी के अधीन हो चुका था। मैं आपको बताया, प्रसिया और फ्रेंच वार में ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस, उन्हें हार चुका था, और वो एल्सस और लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट और ये विद्यालय इन्हीं परिक्षेत्र में पढ़ता था। उन्होंने बताया कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए शिक्षक हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और इसलिए ये तुम लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है, अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और चूँकि आज अंतिम चैप्टर है, अंतिम लेक्चर है, अंतिम पीरियड है, कल से जर्मन लैंग्वेज आप लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग ध्यान दें, आप सारे लोग सही तरीके से इसे सुनें। द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी टुमारो। थैंक यू वेरी मच।